2024 आज पर्यंत तक कितनी कितनी राशि किन किन कार्यों हेतु उपलब्ध कराई गई है और इसी से संबंधित कि संस्थावार इस राशि को किस मद में और किस योजना के अंतर्गत किस कार्य योजना में कितनी राशि संस्थावार वर्षवार के हिसाब से जानकारी मैंने मांगी है। इसमें जानकारी जरूर लिखित में आई है। माननीय अध्यक्ष जी, उनका प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि बस्तर में अशासकीय शालाओं की संख्या प्राथमिक 106 है, पूर्व माध्यमिक 237 है, हाई स्कूल 57 है, हायर सेकेंडरी 67 है। इस प्रकार 467 प्राइवेट विद्यालय हैं और उन प्राइवेट विद्यालयों को कुल 1,45,08,255 रुपए विभिन्न मदों में दिए गए हैं और उतना ही खर्च हो गया है। माननीय मंत्री महोदय, ये जो जानकारी विभाग की तरफ से एक बन के आई है और ये मैंने 2021, 22 और 23, तो स्वाभाविक रूप से 2021, 22, 23 में तो जितनी भी जानकारी आएगी वो निरंक ही आनी है। सारी जानकारियों में सिर्फ भुगतान की गई राशि का ही जानकारी है, किस कार्य हेतु किस उपयोग में तो छोटी सी ये सम्मिलित किया गया है, कहीं गणवेश के लिए, कहीं विभिन्न कार्य योजना के लिए। अब इस राशि का उपयोग न तो इसके भौतिक सत्यापन की दृष्टि से, क्योंकि 195 तो बस्तर संभाग से जुड़े हुए ऐसे अशासकीय संस्थाओं का इसमें उल्लेख है। आदरणीय मंत्री महोदय जी ने 104 की संख्या दी है। क्या ये जो स्कूलों में शासन के द्वारा ये अनुदान की राशि अशासकीय संस्थाओं को दिया जाता है, क्योंकि अभी तक तो सारी जानकारियां निरंक ही है, इसका मतलब इसमें किसी प्रकार की विस्तृत कोई कार्य योजना, चाहे उसके भौतिक सत्यापन का हो, चाहे उसके विश्लेषण का हो, इसकी किस तरीके से इसमें जो इसकी कार्य योजना में इसकी जांच का विषय हो, कहीं से कोई शिकायत हो, सभी मामलों में निरंक है। तो क्या आने वाले वर्ष में जब अशासकीय संस्थाओं को जो अनुदान शासन द्वारा दिया जाएगा उसका समग्र विस्तृत, क्योंकि जिस कार्य योजना जिस कार्य के लिए अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को राशि दी जाती है उसके पूरे भौतिक सत्यापन और उसकी समग्र जांच विशेष करने का इसमें आप वचन देते हैं इस तरीके से कि आने वाले समय में, क्योंकि किसी प्रकार की जानकारी इसमें उपलब्ध ही नहीं है और अगर कहीं किसी प्रकार की राशि का गड़बड़ी होती है तो उसके विषय में इसको जांच कर उसके लिए जो भी दोषी है उस पर क्या किसी प्रकार की कार्रवाई का प्रावधान करने का ये प्रावधान होना चाहिए। करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, बस्तर में 2021 में, 2022 में, 2023 की 15 जनवरी तक 40 अशासकीय ऐसी शालाएं हैं जिनको शासन अनुदान देता है, अनुदान प्राप्त शासकीय शालाएं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021-22 में 259 लाख रुपए का आवंटन किया गया और 259.17 लाख रुपए खर्च किया गया। 2022-23 में 818 लाख का आवंटन किया गया, 508 लाख रुपए खर्च किया गया। 2023-24 में 361 लाख का आवंटन किया गया और वो पूरा खर्च कर दिया गया। इसमें गणवेश, आकस्मिक व्यय, डाकतार भवन मरम्मत, भवन निर्माण, फर्नीचर मरम्मत, खेलकूद सामग्री, कंप्यूटर, बिस्तर सामग्री, कार्यालयीन व्यय इत्यादि के लिए खर्च किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमारे पास में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर माननीय सदस्य किरण देव जी किसी प्रकार की कोई शिकायत उपलब्ध करवाते हैं तो निश्चित रूप से हम जांच करवा लेंगे।
धर्म कौशिक जी। धन्यवाद मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 2020 से 23 तक का पूछा था और इसमें जो या तो लिप की त्रुटि समझ ले इसको 2022 से आया है, तो मैं चाह रहा हूं कि आपसे आग्रह है कि इसको बढ़ा दें आगामी तैयारी के लिए। माननीय धर्म जी, जिस अवधि के बारे में आपने जिक्र किया है, कटौती की गई है, उस अवधि का उत्तर पूर्व में आ चुका है और इसलिए उसको संशोधित उत्तर के रूप में दिया गया है। तो जो अवधि आपको जहां तक दिया गया है, इसके पहले का उत्तर पुराने प्रश्न में आ चुका है। तो यदि इसमें आप प्रश्न करेंगे तो उचित रहेगा। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, अगर वो पूर्व के सालों का भी उनके प्रश्न से तो उद्भूत नहीं होता है, फिर भी अगर पूर्व के सालों का भी पूछना चाहें तो मैं जवाब दे दूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि ये जो खरीदी की गई है और उसमें जो भंडार क्रय नियम का जो उसका पालन नहीं हुआ, बिना टेंडर के ये नेकाब से, एनसीसीएफ से और बाकी जगह से खरीदी की गई है, वो लगभग मैं समझता हूँ 50 करोड़ के आसपास की है। तो क्या मंत्री जी, जिसमें छूट नहीं दी गई है और उसकी खरीदी की गई है, तो नियम का उल्लंघन किया गया है, तो आप उसकी जांच कराएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा कि पूर्व के प्रश्न में, क्योंकि माननीय धर्म कौशिक जी इसका प्रश्न पूछ चुके हैं, इसलिए आगे की डेट डाली गई। वास्तव में वो जो खरीदी है वो 50 करोड़ की नहीं, 36 करोड़ 51,87,918 रुपए की है और वो 5 जिलों की खरीदी है। आपका ये भी कहना सही है कि उसके लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से उनको छूट लेनी थी, उन्होंने छूट नहीं ली, ये भी आपका कहना सही है। और ये एक बड़ी खरीदी है, परंतु कलेक्टर की अनुमति से इन लोगों ने, क्योंकि कोरोना काल था और कोरोना काल में इमरजेंसी में इन्होंने खरीदी की है। इतनी बड़ी खरीदी करने के लिए जिस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, जिनकी अनुमति लेना चाहिए, वो अनुमतियां नहीं ली गई हैं और इसलिए इसके लिए ये भी माना गया है कि जो 5 जिला शिक्षाधिकारी हैं, सूरजपुर के, मुंगेली के, बस्तर के, बीजापुर के, कोंडागांव के, ये 5 जगह पर 36 करोड़ रुपए की लगभग खरीदी की गई और उनको ये माना गया कि उन्होंने बिना अनुमति के खरीदी की है, इसलिए वो दोषी हैं और उसमें से एक जिला शिक्षाधिकारी को सस्पेंड किया गया है। 2 जिला शिक्षाधिकारी जो हैं उनके खिलाफ में जांच चल रही है और 2 के खिलाफ में जांच संस्थित करने की कार्रवाई चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैंने 50 करोड़ को बताया तो 36 करोड़ का तो आपने स्वीकार किया और 36 करोड़ का आपने स्वीकार किया है। इतनी अनियमितता उसमें हुई है कि सारे नियमों को ताक में रख करके जिस प्रकार से बिना टेंडर के खरीदे, कोविड काल एक बहाना है, आपदा में अवसर ढूंढना कि करप्शन कैसे किया जा सके, भ्रष्टाचार कैसे किया जा सके, तो आपदा में अवसर ढूंढना, ये कोरोना काल की बात कह के बच नहीं सकते। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत रकम की बात होती तो अलग है, ये बहुत बड़ी रकम है और नहीं, बहुत चाहते बड़ी क्या आप चाहते क्या है मंत्री जी से? मैं उसको चाह रहा हूं कि कमेटी बना करके उसकी जांच करे। चलिए मंत्री जी, क्या जांच करने के तैयार हैं? वो जांच करने के बाद माननीय सदस्य का बार बार आग्रह है, एक जिला का नहीं, 55 जिला का मामला। जवाब सुन लीजिए, जवाब जांच करा लेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच हुई है, जांच में पाया गया है कि नियमों का पालन नहीं किया है। पूर्व में एक जिले के शिक्षाधिकारी को सस्पेंड किया गया है, माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय मंत्री जी,
देने की जरूरत नहीं है। जब मंत्री स्वीकार कर रहे हैं जांच तभी होगा। गलती है तो गलती है, तो उसमें कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है? मैं तो कार्रवाई की बात कर रहा हूँ। विधानसभा है कि अभी मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं तो उसमें कार्रवाई कब तक पे करेंगे आप? माननीय समय सीमा बता दें, कार्रवाई कब वरिष्ठ तक पे सदस्य करेंगे? हैं, अनुभवी सदस्य हैं, वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो बचे हुए 4 जिलों के जो जिला शिक्षाधिकारी हैं उनको मैं निलंबित करने की घोषणा करता हूं कि उन कार्यालयों को निलंबित किया जाए। चलिए ठीक, संतुष्ट हो गए। मंत्री जी, ये कौन कौन से अधिकारी, उनका नाम ही बता दीजिए अगर पता है तो। सस्पेंड कर दिया ना, कार्रवाई कर दिया। बचे हुए जिले हैं जिनको आप सस्पेंड कर रहे हैं, कौन कौन से जिले हैं और कौन कौन से अधिकारी हैं? उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजपुर जिला, वहां पर 11,36,34,730 रुपए की खरीदी की गई। मुंगेली जिला, जहां से माननीय सदस्य आते हैं, वहां पर 99,95,151 रुपए की खरीदी की गई। बस्तर जिला, वहां पर 20,47,48,480 रुपए की खरीदी की गई। बीजापुर जिला, वहां पर 53,64,759 रुपए की खरीदी की गई। और कोंडागांव जिले में 3,14,44,798 रुपए की खरीदी की गई। नाम पूछा है, उनका कुछ नाम तो होगा। जो भी महामना तत्कालीन की जो बात रहे है, हैं उस समय, पता तो लगेगा तो। जो तत्कालीन रहे हैं उसको आप सस्पेंड पिछले कार्यकाल के किसी को भी हवा में सस्पेंड कर रहे हो, नाम बताइए ना किसको सस्पेंड। मैं कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं, मगर आपका कोई भी प्रश्न आए तो उसके जांच दल करो, कोई भी प्रश्न आए तो विधायक का बनाओ, कोई भी प्रश्न आए तो सस्पेंड करो। किसको सस्पेंड कर रहे हो भाई? नाम तो बता दो। बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला शिक्षाधिकारी विनोद कुमार राय, मुंगेली के जिला शिक्षाधिकारी श्री PS एल्मा, अरे कलेक्टर को आप सस्पेंड कर रहे हैं? कलेक्टर है, कलेक्टर है। ये जानकारी वहां से आई। अरे बताइए। सीईओ बन गए। अरे कलेक्टर को बन गए। एल्मा कलेक्टर थे सर। अरे नहीं, वो तो एल्मा शिक्षाधिकारी भी नहीं। का होथे खबर चिल्ला चिल्ला के बताना, आप मन ला डराना, हो हल्ला मचाना। अग्रवाल जी, एल्मा नहीं, लकमा बोल दूं क्या? अरे उसको लकमा बोल दूं क्या? मंत्री, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आप जिसका नाम तक नहीं खोज पा रहे हो उसको ये कैसे खोज लिए कि करोड़ों रुपए घपला किया है? कोई तो होगा आदमी। मैं नाम बता रहा हूं ना आपको। तो एक नाम बताने में आप नहीं, कितना 2 नाम बता दिया, तीसरा भी बता रहा हूं। चलिए बताइए, कोई महंत है, बघेल है, कौन है, बताओ तो सही उसको। आप चाहते क्या, किसका नाम ले लें? हम आप चाहते बता हैं दो कि उसका हमारा नाम। नाम वाला है, क्या नामधारी हो जो बदमाशी कर रहा जिला हो। शिक्षाधिकारी श्री प्रमोद ठाकुर, बढ़िया। और जिला शिक्षाधिकारी राजेश मिश्रा। ठीक है, चलिए संतुष्ट हो गए। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, मैं सोच रहा था कहीं महंत तो नहीं निकल रहा है। नहीं, उस समय तो जिला शिक्षाधिकारी, ये जिला शिक्षाधिकारी ये नहीं होते थे। उस समय जिला शिक्षाधिकारी उधर बैठे हुए मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। इन्हीं के संरक्षण में हुआ है। हाँ, इन्हीं के संरक्षण में हुआ है। विधानसभा में इसको इस पर वरिष्ठ मंत्री आपको होकर जनता ने सस्पेंड किया, अधिकारी को मंत्री यहाँ से सस्पेंड कर रहे हैं। दादी, ठीक है, मैं पेपर कटिंग दिखा दूंगा। पेपर में लिखा है कि कितने लाख रुपया महीना आबकारी मंत्री को जाता था कर। देखिए इस तरह से तुम्हारा कठिन है। माननीय अध्यक्ष 50 महोदय, लाख जाता था हर महीने। माननीय अध्यक्ष महोदय, 50 लाख रुपया हर महीने आपके पास जाता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चंद्राकर जी,
अजय जी, आपके लिए बोल रहा हूँ, विधानसभा में किसी भी माननीय मंत्री के लिए इस प्रकार की बात मजाक में भी करना उचित नहीं। मजाक में नहीं, मैं पेपर रख देता हूँ पटल में। चलिए, आप अनुमति दे तो। नहीं, पेपर कटिंग का उल्लेख किया मैंने। जो आरोप लगाऊंगा तो लिख के लगाऊंगा। जो भी बोले आरोप लगभग जी, लूंगा। लगभग जी, मैंने तो पेपर में छपा है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, हंसी मजाक में जिस बात को कहा उसको आप विलोपित कर दीजिए। परंतु एक अरे सुनो तो, परंतु माननीय अध्यक्ष जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं इस मामले में क्योंकि जांच चल रही है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। वास्तविकता में 5 जिलों में, और सूरजपुर जिले के शिक्षा मंत्री कौन से जिले के थे, जरा आप ये बता दें। अरे भैया, मैं तो ये कह रहा हूँ जिसको सस्पेंड करना है करिए, हमने किसी के लिए मना किया नहीं, अधिकारी के पक्ष में है नहीं। जिसने भी गलत काम किया हो, चाहे शिक्षा विभाग का हो, चाहे आबकारी का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे मुख्यमंत्री के विभाग का हो, जिसको करना है करिए, मगर आपको सरकार चलाने के लिए मिला है, 5 साल के गड्ढे खोदने के लिए नहीं मिले। गड्ढे हम नहीं खोद रहे, सुने ना, जवाब दे, हमारे पास भी है, और आपकी भी आंख खोल रहे हैं, आपकी भी आंख खोल रहे हैं। हमारे पास भी है। बच्चों के निवाले में डाका डालने का काम आप लोगों ने किया है। 36 करोड़ रुपए, छोटा मोटा काम नहीं है। देखिए आपकी 36 करोड़ रुपए, 36 माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी बात पे आपको कहाँ आरोप लगा? इतनी और इतना भर्राशाही हुआ है, अब ये तो लगेगा भर्राशाही हुआ है तो ऐसा करते हैं, बचाने का प्रयास किया, बचाए। कौशिक जी, 15 साल, एक मिनट के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। 15 साल तक आपकी सरकार रही है, उसमें भी क्या क्या कहाँ गड्ढे, कितने भर्राशाही, उसी पे आ जाते हैं। आप 5 साल की चर्चा करो, हम 15 साल की करते हैं। अगर विधानसभा इसीलिए बना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, मेरे को इस पर आपत्ति है। इस बात की माननीय आपत्ति, अध्यक्ष महोदय, मैं ये बोल रहा हूं कि जिस बात को नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं कि 15 साल का चर्चा करो, मेरे को आप ये बताइए, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में हम जो प्रश्न लगाएंगे, अभी कौन सी सरकार रही है, कौन सा विषय में हम प्रश्न लगाएंगे? मैं कहां बोल रहा हूं? वही लगेगा जो पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं माननीय नेता। नहीं, गलत बात, आप गलत बात बोल रहे थे। आपने 15 साल में क्या क्या किया है? आपने 15 साल में क्या किया है? 15 साल का विषय नहीं, हम जो प्रश्न लगाएंगे तो आप चिल्ला के नहीं बच सकते। 2-3 साल का लगाएंगे। आपने 15 साल का किया है, उसको ले ले। हमारी सरकार भी 4 साल की हो जाएगी तो भी लगेगा उनके खिलाफ में। कृपया बैठ जाए। नहीं, लेकिन आपत्ति है मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय कि 15 साल के आप लगाव करके, तो हम तो प्रश्न वही लगाएंगे जो सरकार रही है, जो अनियमितता हुई है, उसी अनियमितता को लगाएंगे हम लोग। बिल्कुल ठीक, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, कृपया करके इसको समाप्त करें। मैं समाप्त कर रहा हूँ, मगर आपको ये कह रहा हूँ, ये सरकार 15 साल बनाम 5 साल के लिए नहीं बनी है। नहीं बनी, चलिए, आपको विकास सरकार के लिए चलाना है, विकास करिए। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। श्री आशाराम नेताम। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय को बताने की कृपा करें कि कांकेर जिला के नरहरदेव आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2023 तक जी, उसी को बता रहा हूं, जो डीएमएफ मद एवं विभागीय मद से क्या क्या कार्य कराए गए हैं। बैठ जाइए, फिर दूसरा प्रश्न करिए। आप 3 प्रश्न कर सकते हैं, पहला हुआ 2 और करिए। जो कांकेर में नरहरदेव आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय है, उसमें डीएमएफ, विभागीय मद और समग्र मद के वर्षवार जो है, ये लगभग 6,96,19,122 रुपए की स्वीकृति दी गई। इसमें से 5,26,98,607 रुपए खर्च किया गया है। और ये जो खर्च किया गया है, वो कच्छ के निर्माण, जीर्णोद्धार में, टॉयलेट बनाने में, प्रयोगशाला बनाने में, पुस्तकालय बनाने में, खेल मैदान बनाने में,
एवं अन्य कार्यों में इस प्रकार से ये खर्च किया गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की चिंता जायज है कि एक एक स्कूल में इतना इतना पैसा खर्च कर दिया गया जीर्णोद्धार में। इतने पैसे में नई स्कूल की बिल्डिंग बन सकती थी। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक है। और कल भी हमने इस बात को कहा था कि जीर्णोद्धार में आपने इतना पैसा खर्च कर दिया। मैं नहीं चाहता कि हम पुरानी चीजों को खोदें, हर चीज की जांच करवाएं। अब जो पूर्व के प्रश्न में कलेक्टरों की अनुमति से हुआ, तो हम नहीं चाहते, परंतु जो वास्तविक स्थिति माननीय मंत्री जी, माननीय नेताजी, एक स्कूल के जीर्णोद्धार में 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, क्या औचित्यपूर्ण है क्या? अभी मैं आ रहा था तो आपने जवाब दिया कि ये सब काम कलेक्टरों की अनुमति से हुआ है। हाँ। तो करो ना कलेक्टर पे कार्रवाई, क्यों नहीं करते आप? करेंगे ना, कलेक्टर पे करो, आईएएस पे करो, आईपीएस पे करो। आप बच्चे लोगों को मार रहे हो। कलेक्टर को आदेश, केंद्र ने आदेश कोई दिया भी था कि प्रभारी मंत्री लोग को हटा के कलेक्टर और आपकी हिम्मत है तो इसलिए करो। आपके लेवल के आदेश के कारण कलेक्टरों ने काम किया है। अरे भाई, प्रश्न आशाराम जी का है, आप उनको जवाब दीजिए, इधर जवाब देने की जरूरत नहीं है। कृपया आप बैठिए, आपके संदर्भ का प्रश्न ही नहीं है। चलिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि डीएमएफ के पैसे का और समग्र शिक्षा के पैसे का 5-5 करोड़ रुपए से ज्यादा एक एक स्कूलों में खर्च कर दिए गए। बच्चों के अपग्रेडेशन के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए जिन पैसों को खर्च किया जाना था, वो खाली निर्माण कामों में खर्च कर दिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया, जानकारी मांगी, क्योंकि जानकारी भी देने के लिए तैयार नहीं है अधिकारी कि कितना पैसा खर्च हुआ। अब ये सरकार बदलने के बाद में जानकारी आ रही है कि इतना इतना पैसा एक एक स्कूल में खर्च कर दिया गया। इस पूरे विषय पे क्या कोई श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं? आपका निर्देश है, मैं इस निर्देश के आधार पर कि जो स्वामी आत्मानंद स्कूलें उत्कृष्ट विद्यालय बनाई गई, उन विद्यालयों में जो खर्च किया गया है, इसकी पूरी जांच करवाकर हम अगले सत्र तक यहाँ पर विधानसभा के पटल पर श्वेत पत्र जारी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। हो गया, धन्यवाद विधायक जी, आप बहुत अच्छा जवाब आ गया। इसके बाद बचता नहीं कुछ। अध्यक्ष महोदय, उसमें इसमें प्रश्न है, इसमें निवेदन है, एक निवेदन आपका जिले का तो नहीं है? जिले का नहीं है, लेकिन आत्मानंद स्कूल का भर्ती का है। माननीय जी से मैं आग्रह चाहता हूँ कि अब अलग से पूछ लीजिए जी, ये संदर्भ नहीं है। सुशांत शुक्ला जी। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में सदस्य के रूप में मेरा पहला प्रश्न है और विषय बहुत गंभीर है कि छत्तीसगढ़ में कैंसर संस्थानों की जो केंद्र सरकार ने स्थापना की व्यवस्था 2018 में दी थी, उससे जुड़ा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना बिलासपुर जिले में की जा रही है? यदि हाँ, तो इस हेतु कहाँ पर कितनी भूमि आरक्षित अधिग्रहित की गई है? संस्थान कब और किस योजना के तहत स्वीकृत किया गया है? योजना की कुल लागत कितनी है? कितनी कितनी राशि निर्माण कार्य, उपकरण खरीदी तथा अन्य में व्यय किया जाना है? निर्माण हेतु अब तक क्या क्या कार्रवाई की जा चुकी है? प्रश्नांक ख के तहत क के प्रस्तावित निर्माण में केंद्रांश और राज्यांश में कितना कितना है? जी जी जी। आप पहली बार आए हैं मगर प्रश्न बहुत लंबा कर रहे हैं। एक प्रश्न करके बैठ जाइए, फिर दूसरा करिए, फिर बैठ जाइए, फिर तीसरा प्रश्न करिए, उसका जवाब आने दीजिए, सुनिए, और उसके बाद फिर दूसरा और तीसरा प्रश्न करिए, और जरूरत होगी तो चौथा का भी मैंने अवसर दूंगा। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी आज मंत्री के रूप में पहला प्रश्न का है और मैं दोनों का पहला है, जवाब दे रहा हूँ। क्या बात, बढ़िया जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्वास्थ्य की दिशा में राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना बिलासपुर में जो हो रही है उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा है। तो बिलासपुर जिले के कोनी पटवारी हल्का नंबर के सरकंडा में 1.849 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। इस संस्थान के लिए वर्ष 2018 में केंद्र प्रवर्तित योजना स्ट्रेंथिंग ऑफ टर्शरी केयर फॉर कैंसर स्कीम ऑफ नेशनल प्रोग्राम
फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक NPCDCS के तहत स्वीकृत किया गया है। योजना की कुल लागत 115 करोड़ 20 लाख रुपए है, जिसमें उपकरण क्रय हेतु 80 करोड़ 70 लाख रुपए, भवन निर्माण कार्य हेतु 34 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय किया जाना है। भवन निर्माण कार्य हेतु राज्य शासन से कुल 34 करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। निर्माण एजेंसी CGMSC द्वारा निविदा पूर्ण कर भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में भूतल से छत स्तर पर कार्य प्रगतिरत है। दूसरा का भी जवाब दे दूं अध्यक्ष? बस हो गया, दूसरा बस पूछ लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तावित निर्माण में केंद्रांश एवं राज्यांश कितना कितना है, कितनी राशि व्यय की जा चुकी है, निर्माण कार्य किस एजेंसी द्वारा दिया गया है? केंद्रांश और राज्यांश बता दीजिए। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित निर्माण कार्य में केंद्रांश 60% व राज्यांश 40% रुपए व्यय किया गया है। इसके लिए केंद्र से 69 करोड़ 12 लाख रुपए व राज्य से 46 करोड़ 8 लाख रुपए स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 22-23 में निर्माण एजेंसी को 20 करोड़ 91 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। निर्माण कार्य CGMSC लिमिटेड रायपुर को दिया गया है और निर्माण कार्य लगभग 30% पूर्ण हो चुका है। चलिए तीसरा प्रश्न। कैंसर संस्थान बहुत गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, ये कब तक प्रारंभ किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो समय सीमा कार्य की बताया जाना संभव नहीं है, परंतु फिर भी माननीय सदस्य की जिज्ञासा है तो इसमें टेंडर के अनुसार पूर्णता दिनांक 5/1/2025 तक की है और कोशिश ये रहेगी समय सीमा में पूर्ण हो और जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ को एक नया कैंसर संस्थान प्राप्त हो सके। और कोई प्रश्न? हाँ, उनका हो जाए फिर आपको देता हूँ जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया समय सीमा बताया जाना विषय नहीं है, क्योंकि मेरे आपके माध्यम से प्रश्न मंत्री जी की तरफ है कि संबंधित निविदा चूंकि दूषित हो गई थी पूर्ववर्ती व्यवस्था में प्रशासनिक कारण से, तो उसकी व्यवस्था के क्या सुधारते हुए आने वाले समय में सुनिश्चितता के आधार पर जो नियम के तहत तय हुआ है समय सीमा, उसमें यह कैंसर संस्थान पूर्णता को प्राप्त करेगा? बताइए। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, भविष्य में जो भी इसमें होंगे उसको पूर्ण करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिलासपुर जिले में कैंसर का अस्पताल बनना है और इसके लिए हम सब चिंतित भी हैं कि ये बनना भी चाहिए। माननीय मंत्री जी, आपने उपकरण क्रय हेतु 80.70 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है, तो इसके संबंध में मुझे ये जानना है कि क्या ये उपकरण खरीदी भवन बनने के पहले इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है क्या? और सुन लीजिए ना, बस एक बार में ही पूछ लेता हूँ। और दूसरा, आप अपने दौरे में आप सब मेडिकल कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, बहुत अच्छा है आपका प्रयास। मैं भी आपके संग सिम्स गया था, तो ये कैंसर हॉस्पिटल जहाँ पर बन रहा है वहाँ के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करके इसकी समीक्षा बिलासपुर में करके इस गति को, काम की गति को प्रदान करने का कष्ट करेंगे क्या? और ये बताएंगे कि ये जो 80 करोड़ रुपया जो पैसा मंजूर हुआ है उसमें कैंसर के इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी लगते हैं, दवाई के उपकरण, तो ये आप खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं क्या? और नहीं किए हैं तो कब तक के होगा, ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा चिंता व्यक्त की है। अगला प्रवास में जब भी बिलासपुर जाना होगा, समय से पहले उस क्षेत्र के माननीय विधायकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करके किस प्रकार से हम जल्द से जल्द कैंसर संस्थान प्रारंभ कर सकते हैं उसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही सामग्री क्रय हेतु इन्होंने विषय रखा है, उसमें CGMSC के द्वारा 5 उपकरणों को क्रय करने संबंध में निविदा की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। अगर आप बोलें तो उपकरण का नाम भी बता दें। अरे आप उपकरण का नाम बताएंगे तो मेरे पिताजी भी नहीं समझेंगे। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि आप हाई लेवल मीटिंग करके संबंधित सभी अफसरों से
उपकरण की खरीदी के लिए भी प्रयास तेज चलिए करिए, मीटिंग क्योंकि करके सुनिश्चित करिए कि सामान की खरीदी प्रक्रिया समय जटिल है। और आप एक बार वहां जाके समीक्षा तो कर लीजिए मंत्री जी। नहीं वो तैयार हैं, वो तैयार हैं, आपको भी बुला लेंगे। चलिए जी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहता ही हूँ। ठीक है, राम कुमार यादव। प्रश्न पूरा नहीं हो पाया था अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हो पाया था, उससे पहले वरिष्ठ सदस्य रोक दिए थे। आपका और कोई प्रश्न है जो बाकी है वो कब तक हो जाएगा, इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी बताएं। हमने प्रक्रिया पूरी कर दी है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि चूंकि ये सामान खरीदने में टाइम लगता है, कुछ सामान विदेश से भी उपकरण आते हैं, ये बड़ा संस्थान है, हमने प्रक्रिया चालू कर दी। पूछने का आशय ही यही है माननीय मंत्री जी, रुपया की घोषणा आपने कर दी है, रुपया है तो प्रक्रिया में टाइम लगेगा, विदेश से आएगा तो फिर जानते हैं आप बहुत धीरे धीरे काम चलता है ना। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि एक तरफ बिल्डिंग बने तो दूसरी तरफ मशीनों की खरीदी का भी काम करें, और आप समीक्षा करेंगे, आपके जाने से विभाग में गति मिलेगी और काम आगे बढ़ेगा। बिलासपुर को सिर्फ कैंसर अस्पताल चाहिए और आप उसको देने के लिए प्रयास करिए, यही इस प्रश्न के माध्यम से ठीक है, सुझाव है, बोलिए। तुम्हारा अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी क्या ये बताना चाहेंगे कि क्या इसी स्थापना के साथ मनेंद्रगढ़ में स्वीकृत कैंसर रिसर्च सेंटर को भी पुनः स्वीकृत कर प्रारंभ करेंगे क्या, और कब तक स्वीकृत करेंगे? मनेंद्रगढ़ कहाँ से आ गया? इसमें इसी के साथ संलग्न है। चलिए, माननीय अध्यक्ष पहले स्वीकृत हुआ था सर। चलिए जवाब पहले नहीं, मैं भी निवेदन कर देता हूँ चलिए किसान के प्रश्न पे। पूछिए। मनेंद्रगढ़ में पहले कैंसर हॉस्पिटल के लिए स्वीकृत हुआ था, रिसर्च सेंटर के लिए, वो काम हुआ नहीं है, उसको भी आप जरा बढ़ा दीजिए, उसको भी जरा चिंता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2018 में केंद्र सरकार से राज्य कैंसर संस्थान हेतु एक बिलासपुर में और मनेंद्रगढ़ में एक टर्सरी केंद्र हेतु प्रस्तावित था, परंतु पिछले 5 सालों में वो डेड फाइल हो गया ऐसा लगता है। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में मनेंद्रगढ़ में कैंसर टर्सरी खोलेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात। राम कुमार यादव जी। राम कुमार यादव। विक्रम मंडावी जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रश्न किया था कि 2020-21 से 24 तक की जो बीजापुर जिले के अंदर में स्वास्थ्य विभाग में कितने निर्माण कार्य स्वीकृति हुई थी, उन्होंने सूची उपलब्ध कराया है, लेकिन माननीय मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि ये कितने इस कामों में कितने पूर्ण है और कितने अपूर्ण, इसकी जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूरे चंदरपुर विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बीजापुर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक मिनट, विधायक जी अपना प्रश्न क्रमांक बता दीजिए माननीय मंत्री जी को। जी, प्रश्न क्रमांक 6। 775। प्रश्न क्रमांक 6। एक मिनट, आराम से निकाल लीजिए, कोई बहुत जल्दी नहीं। आप बिल्कुल टेंशन में मत रहिए, आराम से पत्ता पलटिए, अभी आधा घंटा टाइम है, समय है। वैसे भी बीजापुर में जो आराम से करिए, आप जवाब अच्छा दे रहे हैं, ऐसे ही जवाब दीजिए। इसमें और 2 मिनट और लगता है तो निकाल लीजिए, इसमें कोई बात नहीं है। आप बढ़िया जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए आप। इसमें मेरे ख्याल से माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच का और सस्पेंड करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए उसको का जवाब ही नहीं है। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आधा काम तो नेता प्रतिपक्ष ने कर दिया। महन जी, एक मिनट, आप तो इधर थे आदरणीय, इस सत्ता के लालीपाप में आप कहीं थे नहीं, आप बार बार खड़े होकर सस्पेंड कर रहे हैं। मेरे को लगता है इनको सबको निपटवा दोगे आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2020-21 से 23-24 के अंतर्गत इन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों की जानकारी मांगी है, उस पर विस्तृत जानकारी पुस्तक में दे दिया गया है, परंतु ये कार्यों की स्थिति पूछे हैं, अभी तक एक भी कार्य पूर्ण नहीं है, पूरे 77 कार्य पूर्ण हैं।
मैंने ये पूछा था मंत्री जी कि कितने पूर्ण है और अपूर्ण है। वर्तमान में वहां पे बहुत सारे काम अभी भी अपूर्ण है, पूरा अपूर्ण है। पूर्ण कार्य एक भी नहीं है, जीरो है। मंत्री जी बता रहे हैं कि एक भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। आगे प्रश्न करिए आप। 24 कार्य प्रगतिरत हैं और आगे बढ़िए। सरकार थी 5 साल में एक भी काम पूरा नहीं करवा पाए। जिस सरकार थी, लेकिन अभी आपकी सरकार है तो हम चाहते हैं कि कब तक पूर्ण होगा ऐसा बताइए। पूरा नहीं हुआ। सरकार अभी आपकी है तो कब तक पूर्ण होने की संभावना है? अगला प्रश्न करिए, अगला प्रश्न करिए, अगला प्रश्न। मैं वही था, कब तक पूर्ण हो जाएगा? सब कुछ आश्वासन कब तक पूर्ण होगा बता दीजिए। उसकी निश्चित समय सीमा बता पाना कठिन। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चरण महान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, सादा सादा प्रश्न है। मैं इस सदन के सबसे वरिष्ठ एवं विद्वान मंत्री से प्रश्न पूछ रहा हूं, इसलिए आपका संरक्षण चाहिए। और हमेशा रहेगा। मैं माननीय कौशिक जी, माननीय चंद्राकर जी, माननीय धर्मजीत सिंह जैसे मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि अपना पूरक प्रश्न भी इसमें पूछें और इसमें मुझे संरक्षण। आग्रह आप लोगों से है, पूरक पूछिए। पूछना है, पूरक पूछने को बोल रहे हैं सर। हाँ, पूछने का आग्रह हो रहा है। आग्रह हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी भी संरक्षण मांग रहे तो इधर से मांग रहे। बिल्कुल, इस पे उधर की ये स्थिति प्रश्न नहीं देख है। लीजिए। मतलब उधर की स्थिति नहीं है कि समर्थन देंगे वो लोग। आप प्रश्न पर देख लीजिए। 7वां मेरा प्रश्न है, प्रदेश में जो मोटल, होटल और रिसॉर्ट बनाए गए थे आदरणीय पूर्व मंत्री जी के जमाने में, वो उसकी संख्या थी 42 होटल, मोटल, क्या क्या गोटल आप लोग बनाए थे और उस पर 150 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हुआ था। जमीन सरकार ने दी थी। आज वो 42 होटल कहाँ हैं मुझे बता दीजिए। कितने चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। उस 42 में से 18 का संचालन छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास निगम कर रहा है। 14 को संचालन के लिए उसको अनुबंध के कर उसको लीज पर दिया गया है और बाकी जो है उनको लीज पर देने की कार्रवाई हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इसमें उन्होंने 42 केंद्र का नाम बताया था और जो जानकारी यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं सिर्फ 24 का करा रहे हैं कि 24 जो केंद्र है उसमें काम अभी शुरू हुआ है, उसको रीटेंडर कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। ये 24 कहाँ है? जमीन पर है, जमीन से ऊपर है कि ऊपर चले गए हो, ये बता दीजिए। कुछ जमीन पर है, कुछ आधे जमीन पर है, ऊपर एक भी नहीं गया। मतलब उस 24 को बिल्कुल साफ हो गया है। ये उस श्रेणी में नहीं आता जिसमें आप लोग प्रश्न करना चाहते हैं। इसमें कोई आदमी सस्पेंड नहीं होगा, इसमें मंत्री सस्पेंड नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो आप लोग? ऐसा नहीं है प्रभु। जिनको लीज पर दिया गया है उसमें से कुल कितनी राशि वसूली हो गई है बता सकते हैं? जिन बचे खुचे होटलों को, मोटलों को आपने लीज पे अब दी है, कितनी राशि मिली है आपको? मेरा तो पॉइंटेड प्रश्न है, इसमें सस्पेंशन की जरूरत नहीं है। लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि मिली। अब इनका बता दीजिए कि इन बचे हुए 42 का भविष्य में क्या उपयोग होगा, या वर्तमान जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका भविष्य कितने दिन का है? उसका भविष्य है कि आने वाले 2 सालों के अंतर्गत में जितने भी निर्माण हुए हैं सभी निर्माणों को हम लीज पर देकर या पर्यटन विकास निगम उसको प्रारंभ कर देगा। पर्यटन विकास निगम तो मेरे पीछे बैठा हुआ है, मेरे पीछे बैठा हुआ है पर्यटन विकास निगम। अब तक करना होता तो वो कर दिए होते, और आपके पास भी पर्याप्त समय थे 15 साल के। तो 15 साल पर 5 साल 20 साल में नहीं हो पाया, तो आने वाले समय में क्या होगा? अगर वो दान योग्य है तो किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। चरणदास जी, आप दोनों सरकार से परेशान हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, 15 साल में नहीं हो पाया, 5 साल में नहीं हो पाया, तो मैं कह रहा हूँ किसी ब्राह्मण को खोज के दान कर दीजिए ना, जीरो करिए उसके मामले। चलिए जवाब दीजिए। उन्हीं दे दीजिए।
उनके संरक्षण में दे दीजिए। क्या है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सरकारी संपत्तियों को दान करने का अधिकार मंत्रियों को नहीं है। अब तो अगर है। मेरी स्वयं की होती तो मैं कर देता परंतु आपको इस बात का कि जब 10 साल पर्यटन मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला तो पर्यटन को देश और दुनिया के नक्शे पर हमने लाया था। आप ये भी जानते हैं कि हमने राजिम कुंभ के माध्यम से पूरे देश में पहचान बनाई थी, परंतु आप लोगों ने 5 साल में उसको समाप्त कर दिया। हम पुनः छत्तीसगढ़ के पर्यटन को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देश और दुनिया तक पहुंचाएंगे। अगले 2 सालों में आपको दिखाई देने लगेगा कि छत्तीसगढ़ के पहले तो लोग जतमई को नहीं जानते थे, पहले घटा रानी को नहीं जानते थे, पहले मैनपाट को नहीं जानते थे। ये 10 सालों में हमारे कामों के कारण ही, 15 सालों के कामों के कारण ही लोग जानने लगे। आदरणीय मंत्री जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने बहुत अच्छा काम किया। 42 ऐसे होटल बना दिए जहां आज तक कोई नहीं रहता। 42 ऐसे होटल बन गए आपके जहां कोई जाना पसंद नहीं करता। 42 ऐसे होटल बना दिए शून्य में जहां लोग रखने और उसको फिर से लीज में लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसको भी तो देखिए। आपने पर्यटन को देश नहीं विदेश में पहुंचा दिया। आप मेरी ओर से कुछ पूरक करना चाहेंगे तो कर लीजिए। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं तो निवेदन किया हूँ। अब इनके मुंह क्यों बंद हो गए? चंद्राकर जी के, कौशिक जी के मुंह क्यों बंद हो रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न कोई ऐसा नहीं है कोई दुर्भावना से पूछा गया प्रश्न हो। प्रश्न जनहित का है और इसलिए है क्योंकि बहुत से मोटल रिसोर्ट वगैरह सब बने हुए हैं, पर वो संचालन कौन करे, कैसे होगा, नहीं होगा, तो नहीं होने के कारण वो कबाड़ की स्थिति की तरफ बढ़ तो रहा है। तो मैं मंत्री जी से तो ये पहला निवेदन ये करूँगा कि पहले आप सरकार के जिला के कलेक्टरों को आप ये निर्देश कर दें कि वो अपने संसाधन से वहाँ पर साफ सफाई करके उसकी व्यवस्था कम से कम ठीक करें। जैसे सरगांव का रिसोर्ट बिल्कुल बहुत अच्छी जगह में है, लेकिन वो साफ सफाई नहीं होने के कारण बहुत तकलीफ में है। लेकिन आपका चिल्फी का जो रिसोर्ट है, क्या बैगा रिसोर्ट, सरोधा दादर, बेहतरीन है। आप सरोधा दादर में जाकर रुकिए, वुडन कॉटेज है, बहुत अच्छा है। उसमें एमएलए को 50% छूट भी है। वहाँ लोग फैमिली के सहित रुकते हैं। उसका व्यू बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने आपको कुल्लू मनाली में आ गए हैं ऐसा लगेगा। तो और मेरा मतलब ये है, अगर उसमें कई बार क्या होता है कि टूरिस्ट आते हैं, उनको कई सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। जैसे बियर बार की सुविधा, बियर बार की, अरे मैं ठीक बोल रहा हूँ, टूरिस्ट का जब है तो बियर बार उसमें कंपलसरी है। अरे आखिर होटलों में बियर बार है कि नहीं? तो कुछ ऐसे हिल स्टेशन टाइप के उसमें बियर बार और होटल का भी प्रावधान कराएं। और फिलहाल अगर माननीय मंत्री जी, सलाह मैं ये दे रहा हूं कि अगर किसी गांव में कोई कुछ भी नहीं ले रहा है तो वहां की महिला मंडल को दे दो, कम से कम भात दाल रसोई घर चला करके जो रास्ते में खाने पीने वाले हैं उनको दें और साफ सफाई का व्यवस्था कर ले। चलिए, और आप प्रक्रिया पूरा कर लीजिए। प्रश्न गंभीर है, प्रश्न में दम है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है सर, एक मिनट बता दूं, एक मिनट सर, उत्तराखंड में इससे भी छोटा छोटा टीन वाला रहता है गढ़वाल और कुमायूं एरिया में, लेकिन वहाँ पर फुल रहता है। तो थोड़ा सिस्टम के लिए आपसे आग्रह है कि आप तो कह ही दिए हैं, लेकिन उसमें कर लीजिए। और बियर बार का भी अगर किसी बड़े जगह में प्रावधान हो तो उस पर भी विचार करिए। चलिए, माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक विषय और कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि जिन स्थानों पे ये सरकारी होटल मोटल होते हैं, उनके मुकाबले जो प्राइवेट सेक्टर के होटल वो सरवाइव कर जाते हैं, सरकारी क्यों नहीं कर पाते? इस पे एक बार समीक्षात्मक रूप से विचार करते हुए ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं, ये आग्रह है। चलिए, उत्तर आ जाए। अध्यक्ष जी, शर्मा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये भजन के फॉर्म में या गीत के फॉर्म में उनको कोई प्रोत्साहन बताइए, दीजिए, ताकि वो जल्दी से कुछ पर्यटन के विकास के साथ साथ होटल का भी विकास कर सकें। अध्यक्ष जी, किसी का कुछ नहीं। पहले तो मैं इस सदन को, आप छत्तीसगढ़ की तुलना राजस्थान से, उत्तराखंड से
या हिमाचल से या केरल से नहीं कर सकते। जरा छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को हमको कमाई का साधन मानने की बजाय छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने का माध्यम मानना चाहिए। अगर ये टूरिज्म मोटल नहीं बनते तो शायद आज जो सुविधा मिल रही है वो भी नहीं मिलती। और इसलिए छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को हमको आगे बढ़ाने के लिए सुविधाएं देनी पड़ेगी, लोगों को सब्सिडी देनी पड़ेगी, लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा। हमारी तो ये भी योजना है कि अगर हम लोकल कोई हवाई जहाज चलाते हैं तो 50% उस हवाई जहाज वाले को हम सब्सिडी दें कि अगर 4 यात्री से कम होंगे तो 10 यात्री का पैसा हम देंगे। तो ये जो सोच है कि हमने 50 करोड़ खर्चा किया तो 100 करोड़ आय होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में आपको 1000, 2000, 10,000 करोड़ रुपए पर्यटन के क्षेत्र में खर्च करने पड़ेंगे। और जब 10,000 करोड़ खर्च हो जाएगा और पूरे देश में आपका नाम होगा, तब यहाँ पर्यटक आएंगे, तब आपकी इनकम होगी। और एक पर्यटक जो है वो 8 लोगों को रोजगार देता है। इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट जरूरी नहीं है, आपको जीएसटी मिलता है, आपको इनकम टैक्स मिलता है। जो ये हमारी सोच है ना, उसी सोच ने, मैं ये आपको कहता हूं, हमारी सरकार के समय भी, आपकी सरकार के समय भी टूरिज्म को हमने पैसा कमाने का साधन मान लिया और इसलिए उसको डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं दिया और उसके कारण आज ये स्थिति है। टूरिज्म के बारे में हम जब तक ऐसी नीति नहीं बनाएंगे कि लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसलिए हमने प्राइवेट लोगों को लाना शुरू किया। और प्राइवेट लोग जब से आना शुरू हुए हैं तो हमारा खर्चा कम हुआ है और उन्होंने डेवलप करना शुरू किया है। आने वाले समय में हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को एक पहचान दे सकें, ये हमारी योजना है। और आने वाले 3 महीनों में आपको जो नई पर्यटन नीति है वो भी आपको यहाँ पर माननीय संतुष्ट हैं आप? तो बस समाप्त करिए। नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। एक सुझाव देना चाहता हूँ। चलिए सुझाव दीजिए। माननीय मंत्री जी, आप विद्वान हैं, आपने पर्यटन को खूब देश विदेश तक फैलाया, कहीं कुछ नहीं कहना है मुझे। मेरा एक सुझाव है, अगर पर्यटन नीति बना रहे हैं तो ये 42 के 42 में से 24 तो ठीक ठाक है, एक बस सर्किट बनाइए और उस बस सर्किट में यात्रियों को दिखाइए, जिनको जाना हो बस्तर जाए, कोंडागांव जाए, आपके कबीर धाम में रुकें, एक दिन का प्रोग्राम बनाते जाइए, दर्शन कराइए, तो ये जिंदा भी हो जाएगा, आपका मोटल भी चलेगा, होटल भी चलेगा। और जिसकी चिंता भैया को है, धर्मजीत को, उसको ये कह दीजिए जिसको पीना है घर से ले जाएं, वहां आप बियर बार मत दीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। सर तो घर से ले जाए बोल रहे हैं। हाँ, नहीं तो वो पुलिस वाले पकड़ लेंगे ना सर। चलिए, बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत प्रश्न हो गया। चलिए एक छोटा प्रश्न करिए। एक चिंता और माननीय मंत्री जी को करनी चाहिए इस विषय पे। सरकार, इस पिछले सरकार में बिना अनुमति के, बिना राज्य शासन के कई जगह ओयो सेंटर का संचालन किया जा रहा था। कोई ऐसा भी चीज बिना राज्य शासन की अनुमति के चल रहा था पिछले शासन कार्यकाल में, तो इसकी चिंता करना भी आवश्यक है कि कोई भी बिना अनुमति के अगर ये चल रहा था तो उस पर रोक लगाने का भी काम करना पड़ेगा। ओयो सेंटर, जितने पर्यटन स्थल है, जितने हमने सजा के दिया था हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में, आदरणीय नेताजी, 5 साल में, पिछले 5 साल में पूरे गंदगी मचाने का काम किया गया है, कबाड़ करने का काम किया गया है और इल्लीगल काम उस सभी पर्यटन स्थल में पिछले 5 साल में हुए हैं। तो ये ओयो सेंटर किसके माध्यम से चलाए जा रहे थे सभी पर्यटन स्थलों, ये भी जांच का विषय है। और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओयो सेंटर को लेकर आप गंभीरता से जो है इसकी जांच करने की आवश्यकता है और इस सरकार में ऐसा कोई भी ओयो सेंटर संचालित ना हो, इसके लिए भी जो है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बोलिए आप। माननीय पर्यटन मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपने जो मॉडल्स बनाए थे अपने कार्यकाल में, मॉडल्स के कई लोकेशंस ऐसे थे जहां पर अभी भी कोई भी टूरिस्ट नहीं जाएगा। ये आपकी बात से मैं सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हमारे पास 4 नेशनल पार्क्स हैं, हमारे पास 6 बड़े वाटर बॉडीज हैं। पर पिछले 20 सालों में जब से छत्तीसगढ़ बना है, पर्यटन को हमेशा 2म दर्जे में रखा गया है। आपकी सोच और पर्यटन को बढ़ावा देने की सोच बहुत अच्छी है आदरणीय मंत्री महोदय। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या भविष्य में, क्योंकि जब तक प्राइवेट प्लेयर्स पर्यटन में नहीं आएंगे, पर्यटन उद्योग में, हम पर्यटन को आगे बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। आगे की कोई पर्यटन नीति में
हम क्या प्राइवेट प्लेयर्स को उन जगहों पर जगह देंगे सब्सिडाइज रेट पर, जहां पर वो अपने होटल्स मोटल्स को डेवलप कर सके, ताकि आने वाले टूरिस्ट को फायदा हो सके। हमारा लैंडलॉक स्टेट है, हम 7 राज्यों से घिरे हुए हैं, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आपके पर्यटन मंत्री के कार्यकाल में इसे आगे बढ़ाया, जिस तरीके से हमारे कार्यकाल में पर्यटन नीति बनी, चलिए बढ़ाएंगे क्या, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, पर उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? जवाब दे दीजिए एक लाइन में। निश्चित रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का, माननीय हमारे पूर्व पर्यटन मंडल के अध्यक्ष जी का, माननीय धर्मजीत जी का, माननीय हमारे भिलाई के विधायक जी का, माननीय अनुज शर्मा जी का, सबके अच्छे सुझाव हैं। और हम नई पर्यटन नीति में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश हमारी होगी, इस बात का मैं पूरे बहुत अजय चंद्राकर जी, बढ़िया। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मेरा जो मुख खुलता है ना, शासन चलाने की भूपेश डॉक्ट्रिन में खुलता है, छोटे मोटे डॉक्ट्रिन में मैं बातें नहीं करता। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अगले प्रश्न में आप पूछ रहे हैं क्या? हाँ, अगला प्रश्न मैंने मेरा पूरक प्रश्न पूछने का निवेदन किया था, वो तो उनको भी कहा था पूरक प्रश्न मेरा नाम पुकार दिया ना। देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, मूर्ति बनाने से जिसका कोई दूर दूर का संबंध नहीं है, उसको राम वनगमन पथ की मूर्ति बनाने ठेका मिला मेरे कंसल्टेंसी का। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, यह है मतलब डॉक्ट्रिन शासन चलाने की जिसमें मेरा मुंह खुलता है जोरदार। यही बोध घाट परियोजना बना रही थी और यही मूर्ति लगा रही है, समझ रहे हैं आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी? आपने उत्तर दिया है कि ड्राइंग डिजाइन एसओआर स्वरूप अनुबंधित एजेंसी टीसीआईएल और वापकॉस द्वारा तैयार किए गए। तो मूर्ति लगाने के ड्राइंग डिजाइन और एसओआर विशेष रूप से क्या थे? ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मंत्री जी से? अध्यक्ष के माध्यम से मंत्री जी। आपका भी अवसर नहीं है, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया इसलिए बैठिए। कि इनकी आदत इतनी खराब है, कभी चेयर की ओर बातें नहीं करते, न चेहरा रखते। कर रहा हूं भैया। आपसे प्रेरणा ले रहे हैं अध्यक्ष जी के माध्यम से मंत्री जी से। चलिए ब्रिजवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, टीसीआईएल और जो वेबकॉस है उसको योजना बनाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए उनको दिया गया था, और साथ में उन्हीं को कि हमें ये काम करवाना है और इन कामों के लिए आप जो बेस्ट वास्तुकार हो सकते हैं, बेस्ट मूर्तिकार हो सकते हैं, उनको आप अनुबंधित करिए और उनके माध्यम से बनवाइए, ऐसी उसमें प्रक्रिया अपनाई गई। ठीक, मैंने पूछा है बहुत स्पेसिफिक माननीय मंत्री जी से, आपने उत्तर भी दिया है कि डीप या एसओआर ड्राइंग डिजाइन तैयार की गई। तो मूर्ति बनाने के लिए एसओआर और ड्राइंग डिजाइन क्या थी? ड्राइंग, क्योंकि कई मूर्ति ऐसी है जो राम भगवान की मूर्ति से नहीं लगती भाई, तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा इस बात को कि एसओआर क्या था, कौन सा दर पे उन्होंने मूर्ति बनाई। अभी रामलला की मूर्ति लगी, 3 लोगों ने टेंडर भरा, 3 लोगों ने बना के दिया, इतने साल चलेगा, इतनी उसकी आयु होगी, इस पत्थर से बनेगा, सारा कुछ उसमें निर्धारित था। तो आप कम से कम मुझे ड्राइंग और एसओआर किस आधार पर निर्धारित किया, वो बना कौन से एसओआर और कौन से ड्राइंग में, यह बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसका डीपीआर टीसीआईएल ने और वेबकॉस ने तैयार किया, और वेबकॉस ने तैयार कर उसको शासन ने बता दिया कि इतने स्थानों पर मूर्ति लगाना है, इतने स्थानों पर डेवलपमेंट करना है, और उसके लिए आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर करिए, क्योंकि इसमें इन दोनों कंपनियों को ही पूरा अधिकार दिया गया था। ड्राइंग डिजाइन भी उन्हें ही बनानी है, टेंडर भी उन्हें ही करना है, अलॉटमेंट भी उन्हें ही करना है। खाली उसके लिए उनकी कंसल्टेंसी फीस और जो उसके कॉन्ट्रैक्टर होंगे जो निर्माण करेंगे उसका पैसा दिया जाएगा, उसको पेमेंट करेंगे और उसका हिसाब देंगे। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप परिशिष्ट देख लें। एसओआर जानना जरूरी इसलिए है कि हर मूर्तियों की रेट अलग अलग है, तो उसका एसओआर जानना पड़ेगा कि कौन से पत्थर से बनाया, कौन से लागत से बनाया, उसके डिटेल पे तो होगा, बताना चाहिए उनको। कहीं पे 7 लाख में 9 लाख में मूर्ति बनी है, कहीं पे 4.5 लाख में बनी है, कहीं पे 34 लाख में बनी है, कहीं पे 70 लाख में बनी है, कहीं पे 69 लाख में बनी है। तो कितनी हाइट का है, शासन के पास जमा तो उसका एसओआर होगा।
शासन कितनी हाइट के बनेगी, कौन से मुख मुद्रा होगी, कौन से मुद्रा होगी, किसमें बनेगा, कि वो कुछ भी महात्मा गांधी के फोटो को वहां जाकर लगा दिया। ये तो आपको बताना चाहिए कि क्या SOR है, किस आधार पर, क्योंकि आप देखिए दर अलग अलग है सबके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चंद्राकर जी भी मंत्री रहे हैं। बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो नॉन SOR के होते हैं, और नॉन SOR के जो आइटम होते हैं उसमें जिसको ये काम दिया गया उन्हीं के द्वारा तय किया गया कि कैसी डिजाइन होगी, कैसी मूर्ति होगी। आपने उत्तर में दिया है माननीय महोदय कि SOR TCIL और वेबकास्ट ने तय किया है करके, तो SOR की जानकारी तो शासन के पास होनी चाहिए। अच्छा चलिए, दूसरी बात, आपने इसमें टिप में लिखा है कि डॉक्टर राम अवतार जी शर्मा और हेमू यदु के किताब से इसका चयन किया गया राम वनगमन पथ का। आप टेबल करेंगे क्या कि वो चंपारण और चंदखुरी में राम भगवान गए थे, टेबल करेंगे क्या उसकी रिपोर्ट? जो चंपारण में काम है वो मूल हमारे योजना में नहीं था, उसको माननीय मुख्यमंत्री साहब आपकी मर्जी में कैसे चलेगा? कहीं पे राम भगवान ने कहा आपको इतिहास से छेड़छाड़ करने की अनुमति किसने दे दी? माइथोलॉजी छेड़छाड़ करने की अनुमति किसने दे दी आपको? आप टेबल करेंगे क्या इसको? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कोई भी आदमी छेड़छाड़ करे वो आप उसको स्वीकार कर लेंगे, मुख्यमंत्री कोई भी रहे हो। आप टेबल करेंगे क्या दोनों शोध को कि चंदखुरी और क्या बोलते हैं चंपारण हो गए थे, आप टेबल करेंगे क्या रिपोर्ट को, ताकि प्रदेश की पूरी जनता जाने ना संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे कोई भी रहे। आपकी जो चिंता है उस चिंता से मैं भी वाकिफ हूं। मैं आपको इस जानकारी में कि जो चंपारण है, चंपारण को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राम वनगमन पथ में जोड़ा गया था। मैं कह रहा हूं, सुनिए साहब, ये गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है, किताब में भी नहीं, मैं यदि कह रहा हूं ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे निर्देश पे आप अध्यक्ष निर्देश दे, कहीं पर भी प्रतिमा आप लगा देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो आप काम करवाए हैं वो कौन कौन से मद से करवाए हैं, आप जानकारी दे सकते हैं क्या? और उसका एक आध जगह वेरिफिकेशन आप सोशल ऑडिट करवाएंगे क्या? आपके, मैं भी चलूंगा आप भी चले, जो काम उन लोगों ने किया है चंदखुरी सोशल ऑडिट करवा लें, शिवरी नारायण का सोशल ऑडिट करवा लें, विधायक की समिति सोशल ऑडिट करवा लें। समय बहुत कम है, जरा जोर से उत्तर प्रश्न पूछिए, समय खत्म हो रहा है। अरे आप तो इतिहास बनाते हो, जहां गए नहीं हो वहां भी हमें भी शामिल कर लो ना। मैं माननीय ये क्योंकि एक गंभीर विषय है, और चंदखुरी में प्रभु राम की जो प्रतिमा लगाई गई उसके मामले को लेकर भी लोगों में बहुत नाराजगी है। मैं इसको लेकर इस पूरे मामले की, क्योंकि अजय चंद्राकर जी एक विद्वान हमारे सदस्य हैं, उनकी अध्यक्षता में एक सोशल ऑडिट कमेटी का मैं गठन करता हूं कि वो इसकी जांच करें। उस मूर्ति के नीचे लगता है कि इसके बाद विद्वान जी प्रश्न, उस मूर्ति के नीचे भगवान राम का नाम लिख दीजिए ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। उस सोशल ऑडिट में इधर के लोगों को भी शामिल कर लीजिए, अरे इधर के भी लोगों को शामिल कर लीजिए। कोई जगह बता दीजिए, मूर्ति लगवा देंगे, अच्छा चांस है उसमें, बहुत अवसर है पैसा खाने का। प्रश्नकाल समाप्त। बहुत अवसर है।